हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग अपने पिछले लेक्चर में फंक्शन को कंप्लीट एनालिसिस किए थे। जैसे वहाँ पे हम लोग मॉडुलस फंक्शन लिए थे, समझे थे उसका डोमेन क्या था, रेंज क्या था, वो फंक्शन वन था या मेनी वन था, ऑन टू था या इन टू था। फिर हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी डिस्कस किए थे, ब्रीफ में डिस्कस किए थे, बहुत कंप्लीट एनालिसिस नहीं किए थे लेकिन ब्रीफ में किए थे। उसके बाद हम लोग वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मोनोटॉनिक है या नॉन मोनोटॉनिक है, उसके बाद किस पॉइंट पे उसका मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस किए थे। आज उसी लेक्चर को हम लोग फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि अगर कोई भी डाउट है उस लेक्चर में तो इस लेक्चर में क्लियर हो जाए। तो आज हम लोग कोई नया फंक्शन लेते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, ये पैराबोला का ग्राफ है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। इस फंक्शन का इक्वेशन, ये फंक्शन जो होता है ऐसा f(x) = x स्क्वायर फंक्शन होता है, ये हम लोग जानते हैं। मान लेते हैं ये फंक्शन डिफाइंड है R to R में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फंक्शन का हम लोग एनालिसिस करते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हमें दिख सकता है। तो सबसे पहले इस फंक्शन की डोमेन की बात करेंगे। तो जब भी ग्राफ को देखकर डोमेन निकालना तो हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हमारा ग्राफ है। तो देख रहे हैं जब हम लोग मूव कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस पर, तो देख रहे हैं हर पॉइंट पे हमें ग्राफ मिला है, हर पॉइंट पे हमें ग्राफ दिख रहा है। और ग्राफ चूंकि एरो इसका जो है इन्फिनिटी तक है, इसका मतलब ग्राफ इधर -∞ इधर +∞ को अप्रोच कर रहा होगा। इसका मतलब इसका जो इनपुट होगा वो -∞ to +∞ होगा, क्योंकि हर इनपुट के लिए हमें ग्राफ मिल रहा है। कहीं भी ग्राफ हमें ऐसा नहीं है कि ब्रोकन है, हर पॉइंट पे हमें ग्राफ दिख रहा है। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो -∞ to +∞। अगर ग्राफ से समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग इस फंक्शन को एनालाइज करके देख लेते हैं। f(x) = x² है, यहाँ पे इसका डोमेन क्या होगा। तो कहेंगे डोमेन का मतलब होता है हम लोग जो फंक्शन में इनपुट डालते हैं, ऐसा इनपुट जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड हो। तो इस फंक्शन में अगर हम लोग इनपुट डालेंगे, कुछ भी पॉजिटिव नंबर्स डालेंगे तो फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, निगेटिव नंबर्स डालेंगे तब भी फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कि 0 भी अगर डालेंगे तो फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब हर इनपुट के लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड है, किसी भी इनपुट पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं है। तो कहेंगे जब हर इनपुट पे फंक्शन हमारा डिफाइंड है तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स, मतलब -∞ to +∞ के बीच हम कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में x का कोई टर्म आ जाता, x का एक्सप्रेशन आ जाता, तो कहते हो सकता था कि डिनोमिनेटर में 0 आ सकता था। अगर स्क्वायर रूट का टर्म आ जाता तो हम लोग कहते हैं कि हो सकता था निगेटिव नंबर्स, अगर स्क्वायर रूट का टर्म आता तो निगेटिव नंबर्स के लिए फंक्शन अनडिफाइंड होता। लेकिन ना तो यहाँ डिनोमिनेटर में कोई x का टर्म है, ना ही स्क्वायर रूट का कोई टर्म है। तो इस फंक्शन में हम लोग कोई भी इनपुट डालें वो फंक्शन डिफाइंड ही होगा। तो इसका मतलब डोमेन -∞ to +∞। अब अगर हम लोग रेंज की बात करेंगे तो ग्राफ को देखकर अगर रेंज बताना है तो हम लोग बॉटम टू टॉप चलेंगे। बॉटम टू टॉप जब हम लोग चलेंगे तो जहाँ से जहाँ तक हमें ग्राफ दिखेगा वही उस फंक्शन का रेंज होगा। तो चूंकि 0 मतलब एक्स एक्सिस के नीचे हमें कोई ग्राफ दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के नीचे कोई आउटपुट मिला ही नहीं होगा। तो इसका जो रेंज होगा एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा। 0 भी होगा क्योंकि 0 पे हमें ग्राफ दिख रहा है, तो इसका जो रेंज होगा 0 to ∞, क्योंकि एरो लगा हुआ, एरो का मतलब ग्राफ हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर ग्राफ से उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है तो फंक्शन को देखें। यहाँ पर फंक्शन जो हमें आउटपुट देगा, चूंकि ये स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा। स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, निगेटिव हो या पॉजिटिव, निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही देगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा हमें पॉजिटिव नंबर देगा। 0 पे ये 0 देगा, मतलब अगर इस पे इनपुट हम 0 डालें तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब 0 और पॉजिटिव नंबर्स ये हमें आउटपुट दे रहा है, कभी भी निगेटिव आउटपुट नहीं दे रहा है। जैसे हम लोग देख रहे हैं निगेटिव एक्स एक्सिस के नीचे हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इस फंक्शन का जो रेंज है सिर्फ और सिर्फ 0 या 0 से बड़ा। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो रेंज हो गया, इस फंक्शन का जो रेंज हुआ वो 0 to ∞, 0 पे क्लोज इंटरवल, इसलिए क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है, हमारा 0 भी काउंट हो रहा है। अब ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, तो कुछ नहीं, वर्टिकल लाइन टेस्ट हम लोग जानते थे। किसी भी लाइन पर, किसी भी ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे तो कहेंगे फंक्शन हमारा अनडिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ऐसा कोई ग्राफ है हमारा, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ है। यहाँ पे हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, मतलब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के। हम देख रहे हैं कि ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब
यहाँ पे जो x है, x एक्सिस पे जो ये x का वैल्यू है, सेम x के लिए हमें एक से ज़्यादा y मिल रहा है। अगर सेम इनपुट के लिए एक से ज़्यादा आउटपुट मिले तो कहेंगे फंक्शन हमारा अनडिफाइंड है। तो वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट करे, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड होता है। लेकिन इस ग्राफ में अगर वर्टिकल लाइन हम लोग कहीं भी ड्रॉ करते हैं तो वो इस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, कहीं भी ड्रॉ करे। तो इसका मतलब एक x के लिए हमें एक y मिल रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा डिफाइंड है, फंक्शन हमारा डिफाइंड हो गया। अब अगर फंक्शन डिफाइंड है तो ये फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है, इस चीज़ को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 1 1 मेनी 1 चेक करने के लिए भी हम लोग सीखे थे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे जो कि ग्राफ को कट कर रहा हो। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एक ग्राफ है, यही वाला ग्राफ है। किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे अगर कट करे, इसका मतलब इस x के लिए भी हमें वही y मिल रहा है, इस x के लिए भी हमें सेम y मिल रहा है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग y का वैल्यू तो कांस्टेंट होगा ना। इस x, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके अलोंग y का वैल्यू कांस्टेंट होगा। x का वैल्यू यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, मतलब अलग अलग x के लिए सेम y मिल रहा है। मेनी x के लिए 1 y, इसका मतलब फंक्शन हमारा मेनी 1 हो गया। ये भी चीज़ हम समझ गए, फंक्शन हमारा मेनी 1 है। कभी भी ग्राफ को देखकर बताना फंक्शन हमारा 1 1 है या मेनी 1 है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट करता है तो इसका मतलब 2x के लिए, मतलब जितने पॉइंट पे कट करेगा इसका मतलब उतने x के लिए हमें सेम y मिल रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग y का वैल्यू कांस्टेंट होता है। अलग अलग x के लिए सेम y, इसका मतलब फंक्शन हमारा मेनी 1। ठीक है, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, इसका मतलब एक x के लिए एक y, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन 1 1। ठीक है, मेनी 1 हो गया। अब फंक्शन हमारा ऑन टू है या इनटू है। तो ऑन टू इनटू को चेक करने के लिए हम लोग ये देखते थे कि कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। कोडोमेन क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब -∞ टू +∞। लेकिन इसका जो रेंज निकला अभी अभी हम लोग देख रहे हैं 0 टू ∞। रेंज इसका क्या निकला, 0 टू ∞। तो रेंज चूंकि कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसका मतलब फंक्शन हमारा इनटू हो गया। अगर इसी कोडोमेन को अगर हम चेंज कर दें, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है कोडोमेन अगर हमारा, वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या सेट कर रहा है। अगर कोडोमेन हमारा 0 टू ∞ हो जाए ऐसा, तो अब हमारा रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो गया। क्योंकि किसी भी फंक्शन को हम लोग सीखे थे, किसी भी फंक्शन को देखकर ये हम लोग बिल्कुल नहीं बताएंगे कि ये फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है, ऑन टू है या इनटू है। इस फंक्शन को हमें देखना पड़ेगा, इस फंक्शन को हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि ये फंक्शन डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है। कंप्लीट हम लोग देखेंगे, यहाँ इसको देखेंगे, डोमेन और कोडोमेन उसको भी देखेंगे। अगर डोमेन और कोडोमेन को देखकर अगर हमें जैसे यहाँ लगे कि यहाँ पे तो 0 टू ∞ इसका कोडोमेन है, तो 0 टू ∞ इसका कोडोमेन, 0 टू ∞ इसका रेंज भी हो गया, तो रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया, इसका मतलब फंक्शन अब ऑन टू हो जाएगा। तो सेम फंक्शन f(x = x²) इससे पहले इनटू हो रहा था, वही फंक्शन अब ऑन टू हो गया है। तो इसका मतलब इस फंक्शन पे कुछ डिपेंड नहीं करता है कि ये फंक्शन हमेशा 1 1 होगा या मेनी 1 होगा या ऑन टू होगा या इनटू होगा। वो फंक्शन डिपेंड करता है कि यहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है। अगर डोमेन चेंज हो जाए इस फंक्शन का, तो अभी जो ये मेनी 1 हुआ है वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में इस चीज़ को हम लोग स्टडी किए थे। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा जो कोडोमेन था वो r था, तो इसलिए ये फंक्शन हमारा इनटू हो जाएगा, क्योंकि रेंज हमारा 0 टू ∞ है, कोडोमेन r है। अगर कोडोमेन यहाँ पे 0 टू ∞ हम ले लेते हैं तो इसका मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाता है। ये डोमेन और कोडोमेन क्या लेना है ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा, ये फंक्शन को देख के हम बता सकते हैं कि ये हमारा इनटू फंक्शन है। अगर डोमेन कोडोमेन चेंज हो जाएगा तो यही फंक्शन f(x = x²) यहाँ पे 1 1 हो सकता है, यही फंक्शन यहाँ पे ऑन टू बन सकता है। इस पर डिपेंड नहीं करता, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या है यहाँ पे हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। अब हम लोग चेक करेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो कंटिन्यूटी के लिए हम लोग बताए थे एक सिंपल सा ट्रिक, ग्राफ को जब भी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं बस ये देख लें कि ग्राफ को बनाते वक्त हमें अपने पेन को पेपर से उठाना तो ना पड़े। पिछले लेक्चर में भी हम लोग एग्जांपल लिए थे। फॉर एग्जांपल कोई भी ग्राफ बना रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, सॉरी ये तो फंक्शन ही नहीं होगा क्योंकि डिफाइंड फंक्शन नहीं था ये वाला। मान लेते हैं हम लोग ग्राफ बना रहे हैं कुछ ऐसा,
हम लोग देख रहे हैं इस ग्राफ को बनाते समय कहीं भी हमें पेपर से पेन को उठाना नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस हुआ। अगर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं कुछ ऐसा, यहाँ से गए ऐसा, इसके बाद जो ग्राफ बना रहे हैं वहाँ पे पेन को उठा करके इस पॉइंट पे आना पड़ा, इसका मतलब इस पॉइंट पे ग्राफ हमारा ब्रेक हो गया, तो कहेंगे ये हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। चूंकि इस ग्राफ को देख के लग रहा है कि हर पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे हमें पेन उठाना नहीं पड़ा होगा, किसी भी पॉइंट पे ब्रोकन सर्किल हमें नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस। अब बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी की। तो हम लोग बताए थे डिफरेंशियबिलिटी अगर चेक करना है तो हम लोग बस चेक करते हैं उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है उस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर तो नहीं है या शार्प एज तो नहीं है, या उस पॉइंट पर हमें यूनिक टेंजेंट मिलना चाहिए। डिफरेंशियबिलिटी अगर चेक करना है, किसी भी कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उस पॉइंट पे हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें यूनिक टेंजेंट मिलना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा टेंजेंट मिल रहा है इसका मतलब वो पॉइंट पे वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो जब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस ग्राफ में हम लोग किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग ड्रॉ करें, किसी भी पॉइंट पे हम लोग देखें तो सिंगल टेंजेंट ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ कहीं भी शार्प कॉर्नर तो हमें नहीं दिख रहा है। शार्प कॉर्नर जहाँ भी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा, यहाँ पे हमारा शार्प कॉर्नर मिल रहा है, इस कर्व के अलोंग दूसरा टेंजेंट मिलेगा, इस कर्व के अलोंग दूसरा टेंजेंट मिलेगा, यानी कि इस पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट हो गया। हम लोग पढ़े थे, हम लोग समझे थे कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ही होता है, वो वर्ड जो है डिफरेंशिएशन से आया था। डिफरेंशिएशन का मतलब dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब tan थीटा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब टेंजेंट का स्लोप, स्लोप का मतलब हम लोग कहते हैं इंक्लिनेशन होता है। इंक्लिनेशन का मतलब एक्स एक्सिस के साथ वो हमारा टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस ग्राफ में एक टेंजेंट हमारा इधर हुआ, एक टेंजेंट इधर हो गया। अगर हम लोग ऊपर की बात करें, ऊपर बनाए इस पॉइंट पे, तो एक टेंजेंट इधर हो गया। तो एक्स एक्सिस के साथ हम देख रहे हैं ये वाला टेंजेंट कुछ और एंगल बना रहा है, ये वाला टेंजेंट कुछ और एंगल बना रहा है। दोनों टेंजेंट हमारा अलग अलग एंगल बना रहा है, इसका मतलब वहाँ पे दो टेंजेंट मिल गया। इसका मतलब dy बाई डी एक्स जो है इस पॉइंट के लेफ्ट में और उस पॉइंट के राइट में अलग अलग वैल्यू देगा। मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी हमें अलग अलग वैल्यू देगा, तो कहेंगे वो फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इस कर्व में हम लोग किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वहां पे हमें यूनिक टेंजेंट मिलेगा। स्मूथ कर्व के अलोंग किसी भी पॉइंट पे हमें सिंगल टेंजेंट मिलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी स्मूथ कर्व होता है तो उसके किसी भी पॉइंट पे हम लोग सिंगल टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं अगर शार्प कॉर्नर आ जाता है, जैसे पिछले लेक्चर में मॉडुलस फंक्शन में एक शार्प कॉर्नर, शार्प एज आ रहा था, तो उस शार्प एज पर एक से ज़्यादा टेंजेंट मिल रहा था हमें। तो जब उस पॉइंट पे एक से ज़्यादा टेंजेंट मिल रहा था, इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं था, क्योंकि यूनिक टेंजेंट नहीं था वहाँ पे। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो हम लोग समझे थे कि अगर x के बढ़ने पर, अगर x इंक्रीज कर रहा है हमारा, उसके साथ अगर y भी इंक्रीज करे तो कहे थे ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। अगर x के बढ़ने पर y अगर डिक्रीज करे तो कहे थे फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखें, ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी तक है, तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो x, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो x इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट x इंक्रीज कर रहा है, लेकिन y का वैल्यू हर पॉइंट पे हमारा घटते जा रहा है। जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इस x के लिए y का वैल्यू कुछ और था, इस x के लिए y का वैल्यू कम हो गया, इस x के लिए y का वैल्यू कम हो गया। मतलब जैसे x आगे बढ़ रहा है y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो इस इंटरवल में ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग हुआ। वैसे भी देख के ही लग रहा है कि ग्राफ हमारा नीचे आ रहा है इधर, और इधर देखें तो ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा है। मतलब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है।
एरो से कंफ्यूज नहीं करना कि इधर वाले ग्राफ में एरो ऊपर की तरफ है तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, नहीं, हम लोग इधर चलते हैं लेफ्ट टू राइट, फिर देखते हैं वाई हमारा डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम लोग आगे जा रहे हैं तो इस एक्स के लिए वाई का वैल्यू हमें यहाँ मिला है इतना ऊपर, इस एक्स के लिए हमें वाई का वैल्यू नीचे मिल रहा है, इस एक्स के लिए वाई का वैल्यू और नीचे मिल रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ग्राफ हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो ये फंक्शन जो होगा डिक्रीजिंग होगा किस इंटरवल में, -∞ to 0 में ये ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग होगा। इंटरवल में हमें बताना पड़ता है, जहां पे ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो पूछेंगे किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, और जब इंक्रीज कर रहा है तो कहेंगे किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग होगा किस इंटरवल में, तो कहेंगे 0 to ∞ में, मतलब 0 के आगे हमारा ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। तो जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे तो वहाँ इस चीज़ को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो फिलहाल बस यहाँ पे हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो जैसे आगे बढ़ेंगे एक्स एक्सिस के लोग आगे बढ़ेंगे, अगर वाई घटने लगे तो देख के भी लग रहा है कि जैसे आगे बढ़ रहे हैं हर पॉइंट पे वाई हमारा कम होते जा रहा है। इधर जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो इस एक्स के लिए वाई हमें यहाँ मिल रहा है, इस एक्स के लिए वाई थोड़ा ऊपर मिला, इस एक्स के लिए वाई और ऊपर मिला। इसका मतलब इधर अगर हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो हमारा वाई इंक्रीज कर रहा था, तो एक्स के बढ़ने पे अगर वाई भी इंक्रीज करने लगे तो कहेंगे वो फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं इस इंटरवल में -∞ to 0 में ग्राफ हमारा डिक्रीज कर रहा है, इसके आगे इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये ग्राफ डिक्रीज इंक्रीज दोनों कर रहा है। तो हम लोग कहे थे ग्राफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों नेचर का हो तो वैसे फंक्शन को नॉन मोनोटॉनिक कहा जाता है। मोनोटॉनिक वैसे फंक्शन को कहा जाता है जो सिर्फ इंक्रीज करे या सिर्फ डिक्रीज करे, दोनों नहीं हो। ये ग्राफ हम देख रहे हैं इस इंटरवल में डिक्रीज किया है पहले, फिर उसके बाद इंक्रीज किया है, तो पहले डिक्रीज करे फिर इंक्रीज करे, तो वैसे ग्राफ को हम लोग नॉन मोनोटॉनिक कहेंगे, मोनोटॉनिक नहीं कहेंगे। मोनोटॉनिक का मतलब सिंगल टोन, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। एरो से कंफ्यूज नहीं करना है कि एरो ऊपर है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं, हम लोग को आगे जब बढ़ेंगे तो y का वैल्यू चेक करना है, मतलब x के बढ़ने पे y का वैल्यू क्या हो रहा है। तो x के बढ़ने पे y का वैल्यू तो घट रहा है, x के बढ़ने पे y का वैल्यू घटे तो कहेंगे वो सब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। x के बढ़ने पे y का वैल्यू भी इंक्रीज करने लगे तो कहेंगे वैसा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ग्राफ को भी देख के लग रहा है कि ग्राफ इधर घट रहा है, नीचे आ रहा है, इधर ऊपर जा रहा है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमारा इंटरवल भी पता चल गया। अब जब ऐसा हो कि ग्राफ पहले डिक्रीज करे फिर इंक्रीज करे, तो कोई भी चीज़ जैसे डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है तो एक मिनिमम पॉइंट तो आया होगा। हम लोग अपने लाइफ में कभी डिक्रीज करते हैं फिर इंक्रीज करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आया होगा जहाँ पे हम लोग का सबसे मिनिमम मतलब पॉइंट होगा। तो जब भी ग्राफ हमारा डिक्रीज करे फिर इंक्रीज करे तो मतलब वो एक नीचे मिनिमम पॉइंट से होते हुए फिर इंक्रीज किया होगा। अगर इसी प्रकार कोई चीज़ पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है तो कहेंगे एक पॉइंट ऐसा आया होगा जहाँ पे उसका मैक्सिमम वैल्यू हुआ होगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज किया है मतलब इंक्रीज करते 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 फिर डिक्रीज किया, मतलब एक पॉइंट ऐसा आया होगा जो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। उसी प्रकार अगर ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करते करते अगर वो फिर से उठा है तो इसका मतलब एक मिनिमम लेयर, एक मिनिमम पॉइंट उसका जरूर मिला होगा कहीं ना कहीं। तो उसी प्रकार ये ग्राफ पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है तो एक मिनिमम पॉइंट आया होगा जिसके बाद वो इंक्रीज किया होगा। तो ये x बराबर 0 पे इसका मिनिमम पॉइंट है। तो कहेंगे ये फंक्शन हमें मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा एट x बराबर 0। x बराबर 0 पे ये मिनिमम वैल्यू देगा हमें, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ग्राफ का जैसे हम लोग रेंज निकाले थे, रेंज में कहे थे रेंज जो होता है y मिनिमम टू y मैक्सिमम, मतलब y का मिनिमम वैल्यू जो होता है से लेकर y का मैक्सिमम वैल्यू, तो जो मिनिमम वैल्यू होगा वही इस फंक्शन का मिनिमा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं y बराबर 0 हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है किस पॉइंट पे, तो कहेंगे x बराबर 0 पे। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर रहा आज का। तो आई होप आप लोगों का यहाँ पे हो सकता है डाउट क्लियर हुआ होगा। एक डाउट यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी में रह गया है, हमें पता है जब डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में समझेंगे। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग या मैक्सिमम मिनिमा वो भी जब हम लोग लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को तो वहाँ भी ये चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा। इधर तो क्लियर होगा ही, बस यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम प्रॉब्लम होगा, जो कि हम बहुत जल्द इस चीज़ को क्लियर कर देंगे।